पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। तैयारी भारतीय बाजारों की शुरुआत की। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 65 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। पिछले दो सेशन से हम काफी कमजोर हो चुके हैं। आज फिर से एक कमजोर शुरुआत के आसार दिख रहे हैं। देखना होगा कि 7,241 का लो जो हमने बनाया है निफ्टी पर 20 जनवरी को, जी हाँ 20 जनवरी को, और 20 जनवरी से ज्यादा वक्त बीता नहीं है, वापस हम उन्हीं लेवल के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो आज वो लो टेस्ट होने की पूरी संभावना है। एक और लेवल जो मेरी नजर में है वो है बैंक निफ्टी पर 17,000, माफ कीजिएगा 17,000 तो किसी जमाने में देखा करते थे, 14,754 ये लेवल था बैंक निफ्टी का, जो लो था 20 जनवरी का। कल 14,760 लगभग वहां तो पहुंच ही गए, 6 अंक नीचे। तो क्या अब ये लेवल भी आज खतरे में पड़ रहा है? तो नए 52 हफ्ते के निचले स्तर बाजार आज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, खड़ा है। एक चीज और देखिए, इस समय जापान का बाजार कल जरूर छुट्टी पे होने वाला है, लेकिन लगता है कल की गिरावट आज ही ये बनाने के मूड में है। कल 900 पॉइंट टूटा था निकाई, और आप देखिए अब ये गिरावट और गहराती हुई करीब 400 पॉइंट की, 385 पॉइंट की गिरावट इस समय जापान के बाजारों में देखने को मिल रही है। तो जापानी बाजार काफी कमजोर हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कल जो नहीं ट्रेड कर पाएंगे उसको आज ही सब कर लें, माहौल वैसा दिखा है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय ली जाए। KSK एनर्जी, इसके चार्ट्स देखकर बताएं फटाफट किरण। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे हैं। अब जो कुछ ये इनके प्लांट्स है, पावर प्लांट्स, वो ऑपरेशनल हो गए और उसकी परफॉर्मेंस अब स्टॉक प्राइस में साफ तौर पर नजर आ रही है। बताइए क्या किया जाए, खरीदने का मौका है, क्या लेवल्स अहम है इसके लिए? चार्ट्स के हिसाब से 42 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है तब तक एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के तौर पे 48 के टारगेट्स रहेंगे, और अगर 48 निकल जाता है तो 54 के टारगेट्स खुलते हुए नजर आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस अगर इनिशिएट करनी है तो 41.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 48 के टारगेट्स के लिए, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। अगर 48 निकल जाता है तो 54 के टारगेट्स खुलते नजर आएंगे। ओके, एक और स्टॉक अपोलो टायर, इसके नंबर्स देखिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यूरोपियन कारोबार के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर्स जो देखिए ऑपरेशंस के, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। 520 बेसिस पॉइंट का गिरावट देखने को मिली है यूरोपियन बिजनेस के मार्जिन्स में, और ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखिए वो भी थोड़े से ठंडे दिख रहे हैं। इस शेयर में आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन इस समय खुलता हुआ, सेंसेक्स देखिए दबाव के साथ खुला है। निफ्टी में शुरुआती टिक्स जरूर हरे निशान के साथ दिख रही हैं, लेकिन इस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। करीब 5-7 मिनट जाने दीजिए, उसके बाद ही देखेंगे इन नंबर्स पर। तो अनिल, रिएक्शन ले लेते हैं कि अपोलो टायर कैसा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। गौरांग, ट्रैक करते हैं आप इसे? जी हाँ, कवरेज है हमारी हेमंत, और जिस प्रकार से हमने पूरे ऑटो एंसिलरी OEM या फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कंसर्न्स खास करके विदेशी बाजारों को लेकर के और वहां से आने वाले ऑर्डर बुक को लेकर के है, दबाव जाहिर है बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कमोडिटी के दाम देखें, और हम पहले भी बात करते रहे थे, ये जो कच्चे तेल में उबल आया था धीरे धीरे वो ठंडा पड़ता हुआ, फीका पड़ता हुआ नजर आता है, और 28.5 के आसपास नाइमेक्स, 31.5 या 32 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट। और जिस प्रकार से कल रिपोर्ट आई है कि साल 2016 में, और इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, तो कंसर्न डेफिनेटली रहेगा। लेकिन अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो चिंता करने की जरूरत है आपको। लंबी अवधि के नजरिए से बने रहने की राय होगी। ओके, और रुपए की एकदम शांत शुरुआत होती दिखी 1 पैसे की, आधे पैसे की कमजोरी के साथ, यानी कि उन्हीं लेवल्स पर है जहां पर हमने कल क्लोजिंग देखी। क्योंकि कल आप देखिए रुपए में कुछ रिकवरी कल आ चुकी थी बंद होते होते, क्योंकि 68 के नीचे हम खुले, काफी वक्त बिताया, लेकिन अंतिम क्षणों में रुपया थोड़ा मजबूत होकर 68 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा था। तो आज भी वही माहौल है, कल के लेवल के आसपास ही कारोबार करेंसी मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स आज प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआती कारोबार में थोड़े एक्शन में दिख रहे हैं, उन पर मैं नजरें बनाए हुए हूँ। KSK एनर्जी की हमने बात की, 20% ऊपर दिख रहा है। अब सेटल होंगे ये लेवल्स, इन पर बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिए फाइनली कहाँ आते हैं। लेकिन एक और स्टॉक वेस्कॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी नतीजे आए, नतीजे तो मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था मुनाफा जरूर बढ़ा है शायद कंपनी का, लेकिन सेल्स में कहीं कोई बढ़त नहीं दिख रही। जी हाँ, आय 9% कम है, और लॉस 42 करोड़ का था, उसके सामने घाटे से मुनाफे में आई है। अब ये डिटेल में देखना होगा कि जब आय गिरी तो मुनाफा कहां से आया। लेकिन स्टॉक मजबूत दिख रहा था प्री ओपनिंग सेशन में 8% के आसपास। इसके चार्ट्स पर एक राय ले लेते हैं। बताएं किरण, क्या करना चाहिए? जनवरी सीरीज में जब जनवरी महीने में जब इसने लो किया था करीबन 24 का,
उसका एक बाउंस बैक देखा था करीबन 31 का, और उसका वापस एक बार जो बॉटम बना है वो 26। इसका मतलब ये हुआ कि हम हायर बॉटम तो कर चुके हैं पर हायर टॉप नहीं कर रहे। तो 31 का लेवल एक एम होगा जो कि हर इन्वेस्टर को देखना चाहिए, ट्रेडर को देखना चाहिए। अगर 31 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं तो मेरा टारगेट करीबन 38 का रहेगा। तो ये पुल बैक रैली के तौर पे देखना चाहिए। अगर लंबे समय के चार्ट देखते हैं तो एक ये रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, और ये रेंज करीबन यही है जो मैं अभी बता रहा था, करीबन 24 ऑन द लोअर साइड और 38 ऑन द हायर साइड। ओके, चलिए सिद्धार्थ भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आज अगर उनको एक खरीदारी करने का सौदा करना और एक बिकवाली का हो तो वो कौन सा हो। मैं आपकी लिस्ट में देख रहा हूं कि आप आइडिया खरीदना चाहते हैं और एशियन पेंट्स बेचना चाहते हैं। किस तरह की पोजीशंस यहां पर बनी है, कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ आज? सो टेलीकॉम सेक्टर पे मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है। जब एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन और डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह इसकी आवश्यकता तो डेफिनेटली रहेगी। तो मुझे लगता है कि नाउ बिकॉज अदर सेक्टर्स आर नॉट डूइंग वेल, काफी पोर्टफोलियो शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेलीकॉम सेक्टर हो सकता है। और हमने देखा कि करेक्शन में आइडिया जैसे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा डाउनसाइड बहुत ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट पोजीशंस नहीं हुई है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो मार्केट खराब होने के बावजूद ये स्टॉक थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल हमने लॉन्ग पोजीशन जनरेट की है इसमें अराउंड 102 के आसपास। हमें लगता है कि ये स्टॉक 112-113 तक जा सकता है। 96 का स्टॉप लॉस रख के इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए ये ऑलरेडी, तो हमारा व्यू बायस हो सकता है। एशियन पेंट्स में हम देख रहे हैं कि एक महीने पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली इंस्पायर्ड हूँ इसमें। एक महीने पहले यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न बना था, फिर बाद में अब यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बना है बेरिश, और एक रेसिस्टेंस के पास है। हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट में काफी अनवाइंडिंग हो रही है। एशियन पेंट एक मजबूत स्टॉक है जिसमें ज्यादातर लॉन्ग पोजीशंस रहती है, वो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंडिंग होते दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है ये स्टॉक में। बहुत एग्रेसिव डाउनसाइड टारगेट्स नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 837 के आसपास, 835 के आसपास तक स्टॉक आ सकता है। 912 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये भी हमने हमारे क्लाइंट्स को कल रिकमेंड की है, तो इसमें भी हमारा ओपिनियन बायस्ड हो सकता है। ओके, तो ये राय इन तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन एक और स्टॉक सिप्ला, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं सिद्धार्थ। आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजों के पहले स्टॉक थोड़ा कमजोर दिखा है कल भी और पिछले 2-4 सेशन में, जहां तक मेरा अंदाजा सही है। ये बताएं क्या पोजीशन बनानी चाहिए रिजल्ट्स के पहले सिप्ला में? फार्मा में अगर आप देखिए तो कल डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ा सा बाउंस बैक आया था, लेकिन सिप्ला में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर शॉर्ट पोजीशंस ही बनी है। फ्रेश शॉर्टिंग मैं नहीं सजेस्ट करूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेक्टर इज गोइंग थ्रू दिस टफ टाइम जहां पे हर एक कंपनी को एफडी के कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। I would not trade honestly energy over here. मुझे बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं लग रहा है, लेकिन there is no reason for me to suggest long position also. So Cipla is a no trade for me. चलिए, सिप्ला में नो ट्रेड की जोन में है। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर पर नजर रखिएगा, क्योंकि कल जरूर बाउंस बैक देखने की दिखा था इस स्टॉक में, लेकिन आज आप देखिए जो कल शाम को बाजार बंद होने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए आज देखिए शायद थोड़ा नीचे खुल सकता है, 1.25% नीचे। और वेनेजुएला को लेकर बड़ा कॉशियस था मैनेजमेंट, नॉर्थ अमेरिका के मार्केट्स को लेकर कॉशियस था मैनेजमेंट, तो आज इस शेयर पर नजर होनी चाहिए। लेकिन इस कमेंट्री के बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, चलिए ये जानते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए, पीएनबी के नतीजे भी कल आए थे, हिंडाल्को के नंबर्स भी और डॉक्टर रेड्डीज के भी, क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं नतीजों के बाद? जो सीएलएससी की रिपोर्ट है पीएनबी को लेकर, वो तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म रेटिंग को लेकर अभी भी बरकरार है। और एक अच्छी बात उन्होंने बताई है कि उन्होंने टारगेट को भी घटा दिया, अब 110 से सीधा घटाकर 75 कर दिया, और यही टारगेट ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस ने घटाया है। सीएलएससी ने, क्रेडिट स्विस ने भी यही कहा है, और सीएलएससी ने यह कहा है कि आप इसको ईपीएस जो है वो करीब 50 से 80% के आसपास घट जाएगा। फिलहाल अभी जो ईपीएस चल रहा है वो करीब 17 रुपए के आसपास का है पीएनबी का। ये अगर 80% तक घट जाता है तो आप खुद ही अंदाजा इसमें समझ लग सकते हैं कि पीएनबी के रिजल्ट्स किस तरह से डिटोरेटिंग खराब रहे हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने भी पीएनबी को लेकर अपनी रिपोर्ट दिया, लेकिन उसने न्यूट्रल ही रखा अपने आप को, क्योंकि ऑलरेडी वो टारगेट पहले 87 का दिया था, इसी तरह का कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है। रही बात हिंडाल्को को लेकर, तो उस पर न्यूट्रल रेटिंग आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, और करीब 78 रुपए के आसपास का टारगेट
टारगेट दिया है। रिजल्ट्स में हिंडाल्को ने 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज पे सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी, आउट परफॉर्म से इनफैक्ट बाय की रेटिंग दे दिया बढ़ाकर, और ये जो लक्ष्य है 3630 कर दिया गया है। लेकिन एक और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर रेड्डीज को लेकर वो नुकसानदायक थी, वो था क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट जिसमें लक्ष्य को घटाया गया है, ये 3600 से घटाकर 3240 कर दिया गया है, और ईपीएस भी करीब 8% के आसपास का घटने का अनुमान है। फिलहाल ईपीएस 143 के आसपास चल रही है। इसके अलावा जो ब्रोकरेजेस आए हैं उससे भारत फोर्ज की सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, इसमें भी लक्ष्य को घटा दिया गया है और 700 के नीचे का लक्ष्य है। इसके रिजल्ट्स में 15% का एक डेंट देखने को मिला है। इसके अलावा मदरसन सुमी पे भी सीएलएसए की ही रिपोर्ट है और यहां पे भी लक्ष्य को घटाया गया है 265 से 245, लेकिन रेटिंग अंडर परफॉर्मेंस को बरकरार रखा गया। अरविंदो फार्मा पे सिटी की रिपोर्ट है, उनका पसंदीदा शेयर और साथ ही खरीदारी की राय है और 1120 का टारगेट है। तो 1120 के लक्ष्य काफी बड़े हैं और अरविंदो फार्मा के लिए देखना होगा स्टॉक आज किस तरह का परफॉर्मेंस करता है नतीजों के बाद। शुक्रिया डिम्पी। लेकिन अब देख लेते हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां हैं। स्टॉक 2020 की टॉप ट्रेडिंग पिक्स जिसका आपको रहता है इंतजार, देख लेते हैं रिकैप। पूरी की पूरी टीम देखिए। इलाहाबाद बैंक के साथ शुरुआत करिए, ये है मेरा ओपनर। इसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद कमजोर आए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी कल मार्केट बंद होने के बाद कमजोर आए थे। यूको बैंक और आईओबी के नंबर्स आज आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि ये कमजोर रह सकते हैं, इसलिए ये 4 बैंक्स को टीम में शामिल किया है। साथ ही ईआईएल और एससीआई और एनबीसीसी इनके नंबर्स दरअसल आज आने वाले हैं। ईआईएल अपने ओएफएस के भाव के नीचे पहुंच गया है, एससीआई में 300% से ज्यादा का मुनाफा आ सकता है, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एनबीसीसी के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। एनएचपीसी पर भी नजर रखिए, इसके भी नंबर्स आ जाने वाले हैं। फ्री हिट के तौर पर रैमको इंडस्ट्रीज को शामिल किया है, जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद बेहतरीन आए और जस्ट डायल पर पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से मेरे सिलेक्टर्स बेरिश हैं और इसीलिए आज फिर से यहां पर दबाव का ही आलम देखने को मिल सकता है और यहां पर बिकवाली करने की राय मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। फर्डर से मेरी टीम देख लीजिए, इसमें सिर्फ एक मात्र सेल कॉल है। सीएट के रिजल्ट्स आज आने हैं, 12 तारीख को आपको ये रिजल्ट्स इसके आने हैं, लेकिन अपोलो टायर से आइडिया लिया गया है कि सीएट के रिजल्ट भी काफी अच्छे रह सकते हैं। इसके अलावा पटेल इंटीग्रेटेड के रिजल्ट्स काफी शानदार रहे हैं और साथ ही ई कॉमर्स के अंदर 100% एफडीआई का बेनिफिशियरी ये भी होगा। एसआरएस लिमिटेड का एक अच्छा आज रिजल्ट आ सकता है, 25% की ग्रोथ आ सकती है इसके अंदर। एसआर ऑयल के अंदर शानदार रिजल्ट आए हैं, इसके जो जीआरएम्स है वो 7 से सीधा $13 हो गए हैं। वेस्कॉन इंजीनियरिंग के कंपनी घाटे से मुनाफे में आई हुई कंपनी है। भारत फोर्ज ने करार किया इजराइल की कंपनी के साथ, इसको फायदा मिलेगा। धामपुर शुगर घाटे से मुनाफे में आई है। हिंडाल्को के अंदर आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि कल कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया, लॉस एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा फ्री हिट के तौर पर हमने दीपक फर्टिलाइजर, इसके प्लांट को गैस मिलेगी, सरकार से ये केस जीते हैं। और इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल के अंदर नुकसान आएगा क्योंकि प्योर डेरिवेटिव कॉल है जिसमें आज शॉर्टिंग देखने को मिल सकती है। चलिए तो इन सब शेयर पर नजर रखिए और आप नजर रखिए खासतौर पर बैंक्स पर। इलाहाबाद बैंक का शेयर देखिए, इस समय प्री ओपनिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत आपको दे रहा है। सेंट्रल बैंक के नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, इस पर भी नजर रखिए। तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आईटी सेक्टर पर सिद्धार्थ आपसे राय लेना चाहता हूं। हमने देखा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह से दबाव देखने को मिला है, अब यहां पर बाउंस के कैंडिडेट हैं ये, या आपको लगता है और प्रेशर देखने को मिल सकता है? खासतौर पर दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, क्या व्यू बन रहा है, किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं यहाँ पर? क्लियर कट वहां पे एक वीकनेस दिख रही है हमें, लेकिन हमने एक पेयर ट्रेड वहां इनिशिएट किया है जहां पे सीएनएक्स आईटी भी अपने सपोर्ट के नीचे चला गया है। और कल बिगनिंग ऑफ द ट्रेड व्हेन बैंक निफ्टी एंड सीएनएक्स आईटी जब दोनों 2% नीचे थे, तब हमने एक पेयर ट्रेड इनिशिएट किए टू लॉन्ग बैंक निफ्टी एंड शॉर्ट बैंक आईटी, सॉरी निफ्टी आईटी। सो वीकनेस मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में कंटिन्यू रहेगा। टीसीएस में हमने शॉर्ट पोजीशन जनरेट की है 1 हफ्ता पहले, उसमें हमें प्रॉफिट्स दिख रहे हैं और ज्यादा डाउनसाइड लग रहा है। इन्फी में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, एचसीएल टेक में करेक्शन आ सकता है। एक सिर्फ विप्रो एक स्टॉक है जो रेंज में पड़ा हुआ है जहां पे हम ज्यादा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आईटी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और साथ ही जो हमने बैंक निफ्टी में इनिशिएट किया है वो बिकॉज ऑफ आउट परफॉर्मेंस है, नॉट दैट बिकॉज बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी। ऐसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग प्रीटी ओके कंपेयर टू व्हाट दे वर लुकिंग 1 महीना 2 महीना पहले। तो आईटी में सडनली देयर इज वीकनेस और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी। ओके,
ये रहा है इस वक्त बैंक पर। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन से मुझे लग रहा है कि बाजारों में हाल उतना बुरा नहीं है जितना एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा था। 82 अंक नीचे सेंसेक्स जरूर है, 32 अंक नीचे निफ्टी है, तो खुलते ही नया लो बनेगा वो तो नहीं दिख रहा। अब खुलने के बाद बन जाए वो अलग बात है। तो कम से कम प्री ओपनिंग सेशन में हम पुराने लोस को रेस्पेक्ट करेंगे ये तो दिख रहा है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी जरूर अगर आज जहां बंद हुआ वहीं ओपन हो तो वो लो के आसपास ही हुआ, क्योंकि आप देखिए 14,740 यानी कि 14,754 का जो लो है बैंक निफ्टी पर, वो शायद उसके नीचे खुलने के संकेत आप देख सकते हैं। एक और स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं, विंध्या टेली, बिरला कॉर्प की ये कंपनी मेरे ख्याल से सब्सिडरी कंपनी है। दोनों के रिजल्ट्स बेहद दमदार आए कल। इसके भी बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट आए। 4% स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत दिख रहा है। इसके चार्ट पर एक राय ली जाए, क्या करना चाहिए यहाँ पर किरण? विंध्या टेली लिंक्स, विंध्या टेलीलिंक्स का चार्ट वैसे थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, पर एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऑन द हायर साइड 760 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा इस स्टॉक को मोमेंटम गेन करने के लिए। अगर ये 760 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता रहेगा तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अगले 3-4 सेशन में 820 तक ये स्टॉक ले जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि 760 के ऊपर ही लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करें। ओके, तो ये राय है 750 के ऊपर जाने दें, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है। और सेंट्रल बैंक 6.5% नीचे दिख रहा है, इलाहाबाद बैंक 6% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। एक और स्टॉक आईओबी, इस पर भी राय ली जाए। मेरे ख्याल से सबसे कमजोर एसेट क्वालिटी सरकारी बैंक्स में किसी की है तो वो आईओबी की है। जहां तक मेरा अंदाजा, हेमंत की टीम में आज ये बॉलर भी था हेमंत, राइट? आईओबी, यूको बैंक और आईओबी, जी हाँ, इन दोनों ही के नंबर्स कल आज आने वाले हैं आज, और यहाँ पर कमजोर नंबर्स आते हैं। तो इसके फटाफट एक बार चार्ट पर राय ले लेता हूँ आईओबी के। बताएं कितना गिर सकता है ये शेयर, किरण? आईओबी के निचले टारगेट्स करीबन 24 रुपए 50 पैसे तक रहेंगे मिनिमम, ये तो आने ही चाहिए। और उसके बाद नीचे 24 रुपए, ये दो लेवल्स रहेंगे जहां पे ये टारगेट्स के तौर पे देखना चाहिए। चार्ट पैटर्न खराब है तो बेच के ही चलना चाहिए। ओके, ये राय है। चलिए इन तमाम शेयरों पर चलिए बाजारों के खुलने की तैयारी। और इस वक्त अगर आप देखें तो संकेत कमजोर शुरुआत के जरूर हैं, लेकिन पैनिक जैसी सिचुएशन फिलहाल नहीं दिखती और ये एक अच्छा संकेत है इस वक्त। चलिए हम देख लेते हैं कि कहां खुलने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी 7,250 के आसपास। उसके बाद किस तरह का रुझान बनता है वो देखना इम्पोर्टेंट होगा इस वक्त। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त शुरुआत की 100 अंक नीचे सेंसेक्स, अब 135 अंकों का नुकसान, 150 अंक नीचे है सेंसेक्स और 7,250 पर खुलता हुआ निफ्टी 45 अंकों के नुकसान के साथ 150 अंक नीचे सेंसेक्स और 45 अंक नीचे निफ्टी है। तो ये है इस वक्त का लेवल, साफ तौर पर कमजोरी की तरफ आपके सामने इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। तो 7,250 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है। स्टॉक्स जो एक्शन में मैं बता दूं आपको, कमजोरी की तरफ आईसीआईसीआई बैंक लीड करता हुआ 3% नीचे, केन वेदांता 2% नीचे, टाटा मोटर्स में 2% का नुकसान, पीएनबी फिर से 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज कल की बढ़त गंवाता हुआ 2% नीचे। तो दिग्गजों में दबाव है, खासतौर से बैंक्स में आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सारे ये कमजोर है। मेटल और कमोडिटी शेयर कमजोर है, यूपी में 2% का नुकसान, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। मजबूत क्या है? आइडिया थोड़े से हरे निशान में खुलता हुआ दिखाए निफ्टी पर, बाकी कोई ऐसी खास मजबूती कहीं है नहीं। वायदा कारोबार की तरफ बढ़े, अपोलो टायर्स 5% के गेंस के साथ टॉप गेनर, ब्रिटानिया 3% ऊपर, भारत फौज 1.5% ऊपर, ये कुछ एक गेनर हैं आज के सेशन में। चलिए कमजोर शेयरों पर डालिए नजर। औरोबिंदो फार्मा 4.5% का बड़ा कट शुरुआती कारोबार में आता हुआ दिख रहा है। इलाहाबाद बैंक 4% नीचे है, यूको में 2.5% का नुकसान जो आज नतीजे देगा, जिसकी हम बात कर भी रहे थे। आईओबी भी 2% नीचे आज नतीजे देगा, यहां पर पहले से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज कमजोर है। तो आज शुरुआत कमजोर हुई है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास बाजार में सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, पैनिक नहीं दिख रहा है। आज का लो बता दूं निफ्टी पर 7,251 का और बैंक निफ्टी में लो है 14,709 का। तो यानी कि बैंक निफ्टी ने तो एक नया लो लगाया जरूर है। अब 1% नीचे बैंक निफ्टी इस वक्त आपको दिखेगा। हेमंत कहां नजर है आपकी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर देखिए, इसके नंबर्स कल कमजोर आए और 10% का बड़ा कट इस स्टॉक में देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। आर्चीज कल जरूर रैली इसमें देखने को मिली थी, शायद कुछ लोग वैलेंटाइंस डे के चलते इसको खरीद रहे थे, लेकिन नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट है साफ तौर पर। 6% नीचे ये शेयर। इप्का लैब्स, यहां पर आप देखिए दबाव देखने को मिल रहा है।
यूएस एफडीए का जो वार्निंग लेटर है उसकी जब डिटेल्स सामने आई तो काफी लोग चिंतित हैं, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस चिंतित हैं। 7% नीचे अब ये खुलते ही और खिसक रहा है। इलाहाबाद बैंक के नंबर्स कमजोर आए थे कल मार्केट बंद होने के बाद, 6% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छे नंबर्स पेश किए थे ब्रिटानिया ने। आप देखिए अच्छा दिन शायद इसका आज हो सकता है, शुरुआत कम से कम पॉजिटिव नोट पर हुई है, 2.5% ऊपर। वोल्टैम्प, केएसके एनर्जी जिसकी जिक्र अनिल कर रहे थे, इसके ऊपर भी नजर रखिए। धामपुर शुगर, ये शुगर सेक्टर आप देखिए सारे के सारे शेयर ज्यादातर घाटे से मुनाफे में आए हैं इस क्वार्टर में और उसका फायदा भी मिल रहा है। धामपुर शुगर भी आप देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। रैमको इंडस्ट्रीज, यूनिप्लाई, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं। वैस्कॉन एक और स्टॉक जिस पर अनिल की नजर थी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे नंबर्स थे और अब ये तमाम शेयरों में कुछ पॉजिटिव टिक्स जरूर देखने को मिल रहे हैं। 5% ऊपर रैमको का स्टॉक इस समय, लेकिन इरोस के नंबर्स कमजोर थे, मॉयल के नंबर्स कमजोर थे, प्रेस्टीज एस्टेट, अपोलो टायर, सीईएससी के ऑपरेशनली नंबर्स काफी वीक थे और वहां पर रिएक्शन अर्निंग्स के लिहाज से आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये है इस वक्त का रुझान और कमजोरी के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे। तो रिजल्ट पर रिएक्शन साफ तौर पर है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर। रैम को 5% जैसा आप बता रहे थे वहां पर मजबूती बरकरार है। कुछ सरप्राइजिंग जो मूव दिख रहे हैं, एक तो अपोलो टायर जिस तरह से 3% बढ़कर आया, लगता है शायद शॉर्ट्स काफी बने थे, वो कवरिंग होती दिख रही है। और रोबिंदो फार्मा, ऐसा लग रहा है वहां पर तेजी की पोजीशन ज्यादा थी, जो आप हाईलाइट भी कर रहे थे कि आखिरी मिनटों में स्टॉक काफी तेजी से भागा था, तो उसके बाद ये स्टॉक कमजोर होता हुआ दिखा। आईओबी 5-5.5% अब कमजोर हो चुका है और जो मैं उस समय बात कर ही रहे थे हम बाजार खुलने के तुरंत पहले, उस समय याद आया कि पिछली बार जहां तक मुझे याद है 10.5-11% के आसपास इसके ग्रॉस एनपीए आए थे। मतलब सरकारी बैंकों में अगर सबसे कमजोर ग्रॉस एनपीए किसी के हैं तो आईओबी के, और अब आप देखिए स्टॉक 5% नीचे यहां पर होता हुआ दिखा है। चूंकि आप ये कह रहे थे सिद्धार्थ की बैंकिंग शेयरों में अब और ज्यादा बिकवाली के मौके नहीं, तो क्या कोई ये मिड कैप पीएसयू बैंक है जहां पर आप सामने पढ़कर आगे खरीदारी करेंगे, कॉन्ट्रा कॉल लेंगे? नहीं, मैं मिड कैप्स में नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इसमें और कितना डाउनसाइड है या नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में इनकी कोई अहमियत नहीं है इंडेक्स के वेटेजेस के हिसाब से। अगर पीएसयू में मेरा कहीं पे भी अगर ध्यान रहेगा तो वो सिर्फ 2-3 स्टॉक ही है, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर इसमें अगर मुझे कुछ बॉटम फिशिंग करनी है तो मैं करूंगा एसबीआई एट करंट लेवल्स, पीएनबी अराउंड 80, बैंक ऑफ बड़ौदा में और अगर 5-7% का मूव डाउनसाइड में आता है तो आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रांग मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाइज है। लेकिन स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में मैं डेफिनेटली नॉट एंटर करूंगा, बिकॉज लिक्विडिटी जब पहले आएगी बिल्कुल तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगी, मिड कैप में नहीं आएगी। कच्चा तेल जिस तरह से कल हमने देखा था 8% की बड़ी गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड दिखा रहा था, आज जरूर थोड़ा उछाल देखने को मिला है, लेकिन आप देखिए आज के सत्र में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं केन इंडिया जैसे जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पीएनबी इस स्टॉक पर नजर रखिए, कल भी काफी दबाव में था, निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर था और आज इसने दिन की शुरुआत ही 3% के बड़े कट के साथ करी है, तो प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए अगर एफएनओ में तो टॉप 5 लूजर्स में 4 जो शेयर हैं वो पीएसयू पैक के ही हैं, इलाहाबाद बैंक, आईओबी, पीएनबी, यूको बैंक, तो 5 में से 4 शेयर बैंक्स हैं और वो पीएसयू बैंक्स हैं। और इसके अलावा अगर आप निफ्टी पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी गिरने वाले शेयरों में पीएसयू बैंक सबसे आगे हैं। एसबीआई के शेयर पर भी नजर रखिए, इसके नंबर्स कल आने वाले, नंबर से पहले आज ये शेयर करीब करीब 1% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। मजबूत क्या है ये देखिए, एचसीएल टेक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, इन्फोसिस मजबूत है आज। तो 2-3 दिनों की गिरावट के बाद ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो उछाल दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, एक और स्टॉक है हेमंत जो मैं देख रहा हूँ, टाटा मोटर्स। आज शुरुआती कारोबार में देखिए 3% स्टॉक नीचे है। सिद्धार्थ, सवाल आपके लिए है, लगभग 8 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ गए हैं टाटा मोटर्स में आज सुबह सुबह और 2.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है। ये स्टॉक एक रिकवरी देने के बाद फिर से वही पुराने लॉस की तरफ बढ़ गया। अच्छे जेएलआर के नंबर्स पर भी इसने रिएक्ट नहीं किया। और आपको बता दूं कल एक और खराब खबर आई इसके लिए, जो भारत में इसके एक प्लांट है वहां पर अब लेबर इश्यूज हो रहे हैं, तो ये वो खबर है जिसके चलते कल भी स्टॉक ने सेकंड हाफ में तेज दबाव दिखाया और आज फिर से देखिए प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। क्या करें सिद्धार्थ, मंदी की पोजीशंस बन रही है, जमकर वायदा कारोबार में आज फिर से क्लियरली शॉर्ट पोजीशंस है यहाँ पे और रिकमेंडेशंस भी हमारे शॉर्ट साइड में ही है। टाटा मोटर्स इज नाउ लाइक जिस तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि फंडामेंटली भी वैसे ही हो, लेकिन इट्स लाइक प्रॉक्सी टू चाइना। चाइनीज मार्केट गिर रहे हैं मतलब टाटा मोटर्स नीचे जाएगा, चाइनीज मार्केट में अगर उछाल आएगा तो टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा। सो
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो रिस्पाइट कि चाइनीज मार्केट में कुछ उछाल आने वाले हैं. इनफैक्ट ये मार्केट भी काफी दिनों के बाद खुलेंगे तो और एक गैप डाउन के चांसेस है. और उसके ही चलते हुए मैं देख रहा हूँ कि टाटा मोटर्स में काफी सारी शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप हो रही है. इंट्राडे शॉर्ट पोजीशंस को मैं ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा अनिल जी, बिकॉज क्या होता है कि काफी सारे लॉट साइज बढ़ने के बाद काफी सारे ट्रेडर्स इंट्राडे कर रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप भाव कॉपी में जब डेटा देखते हो तो उतना बिल्टअप नहीं होता है. बट स्टिल द एसेंस ऑफ दिस स्टॉक इज दैट कि ये नीचे जा रहा है और मुझे लगता है कि इसमें आराम से 280 275 के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं टाटा मोटर्स में. एसीसी अंबुजा पर भी नजर रखिए, इसके नतीजे आज आने वाले हैं. नतीजों से पहले ये शेयर कमजोरी के साथ आज खुले हैं और एक्सपेक्टेशन भी वीक नंबर्स की ही है. यहाँ पर किरण कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या एसीसी अंबुजा में नतीजों से पहले आप? नहीं, मेरा मानना है कि 1280 1290 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है. जब इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि एसीसी एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट भी दिखा रहा है, तो 1290 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो मैं लॉन्ग करनी चाहूंगा और नीचे आता है तो मैं ट्रेड अवॉइड करता नजर आता हूँ. ओके, ये रहा है एससीसी और अंबुजा के स्टॉक पर. लेकिन सिप्ला का स्टॉक आप देखिए नीचे खुलने के बाद थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, हरे निशान में लौटने की कोशिश कर रहा है. आज नतीजे हैं तो इस पर भी आप नजर रखिए. इस स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन होते हुए दिख रहा है ऊपर की तरफ. बैंक निफ्टी 5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो चुका है. हेमंत, यहाँ पर पोजीशंस बनती दिख रही है. अनिल, एक और ऐसा स्टॉक है जो रोज पिट रहा है, उसका नाम है जस्ट डायल. आप देखिए आज फिर 3% कमजोर है. कल 7% लुढ़का था. नतीजों के बाद से अभी तक हर रोज ये शेयर नीचे जा रहा है और अब 500 रुपए के लेवल्स के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है. कल नीचे जरूर गया था, उसके बाद 501 पर जाकर समाप्ति दी थी, लेकिन आज फिर से इसका एक काफी कमजोरी भरा दिन. एविएशन स्टॉक्स थोड़े मजबूत होते दिख रहे हैं. आज देखिए जेट एयरवेज में थोड़ा सा इजाफा है 1-1.5% का. इंटरग्लोब और स्पाइस जेट ये भी आपके सामने एक बार रख दें. यहां पर किस तरह का रुझान है आज. क्या क्रूड में जो फिर से गिरावट हुई थी कल, उसका थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं. लेकिन दो स्टॉक ऐसे हैं मेरी नजर में जो बड़े सुस्त है, जिन पर कोई बात करता नहीं है सिद्धार्थ, इसलिए मैं आपसे राय लेना चाहता हूं. एक तो है पावर ग्रिड और दूसरा है एनटीपीसी. और आप देखिए ये दोनों स्टॉक धीमे धीमे मजबूत होते हुए दिख रहे हैं. कल पावर ग्रिड टॉप गेनर था निफ्टी में, आज फिर से मजबूत खुला है. माफ कीजिएगा, एनटीपीसी. और ये दोनों स्टॉक कहीं कोई खरीदारी के संकेत दे रहे हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए. पावर ग्रिड में मैं सहमत रहूंगा आपसे कि इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन अनिल जी एनटीपीसी में कल के अलावा तो कुछ ऐसा स्ट्रेंथ वाला माहौल नहीं था. लेकिन यस, बाउंस बैक हो सकता है एनटीपीसी में, जो इसको 133 135 तक लेके जा सकता है. पावर ग्रिड ले लो आप या एनटीपीसी ले लो, और इसके आप अगर लास्ट 5-8 ईयर्स तक का मूव देखो तो ये स्टॉक्स में बहुत बड़े मूव्स आए ही नहीं है. तो दिस आर बेसिकली डिविडेंड यील्ड प्ले स्टॉक और प्रॉब्ली रेंज बाउंड स्टॉक है. जो ट्रेडर्स जिनको बहुत कम वॉलेटिलिटी चाहिए वो लोगों के लिए स्टॉक्स है, तो वो ट्रेड करें. मैं फिलहाल कोई पोजीशन नहीं क्रिएट करूंगा अनिल जी यहाँ पे. ओके, फिलहाल यहाँ पर कोई नई पोजीशंस नहीं क्रिएट करने की राय दे रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है इस समय. प्रेस्टीज एस्टेट, इरोस, आर्चीज, इन तीनों शेयरों पर नजर रखिए. इसके नंबर्स के बाद से आप देखिए इन तीनों ही स्टॉक्स में बड़े कट्स देखने को मिल रहे हैं. इरोस अब 6.5% नीचे है. प्रेस्टीज देखिए 7% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा था अभी. आर्चीज अब 9.5% नीचे अब पहुंच गया है. टाटा मोटर की आप बात कर रहे थे, टाटा मोटर के नतीजे भी दरअसल कल आने वाले हैं. साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड, इनके नंबर्स भी कल आने वाले हैं. इन तीनों में किस तरह की पोजीशंस आज बन रही है? टाटा मोटर की तो बात हमने करी सिद्धार्थ, लेकिन हीरो मोटो, अशोक लेलैंड नतीजों से एक दिन पहले किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, कैसे अप्रोच करेंगे इन्हें? अशोक लेलैंड एक रेंज बाउंड स्टॉक है. ये इतना जो भी फॉल आ रहा है उसमें ये इंसुलेटेड है. मुझे इसमें अचानक बहुत नेगेटिव कुछ आ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है. ओनली थिंग इज ट्रेडर शुड कीप इन माइंड कि अगर ये स्टॉक 84-85 के नीचे जाता है, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है ऐसे, देन इसमें एक बड़ा डाउनसाइड मूव चालू हो सकता है. अपसाइड मुझे नहीं लग रहा है कि ये 95 के ऊपर इमीडिएटली जाए. तो रेंज बाउंड स्टॉक है. ऑप्शंस में भी इसकी ठीक ठाक लिक्विडिटी है, कुछ काम किया जा सकता है ऑप्शन में, बट डोंट एक्सपेक्ट बिग मूव्स. ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, इसमें हम नीचे के स्तर से ना थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे हैं. आई थिंक दिस स्टॉक हैज पोटेंशियल टू गो टुवर्ड्स 2700 2750. तो जिसकी लॉन्ग पोजीशन है वो खड़े रखें, इसमें शॉर्ट पोजीशंस ना बनाए, मंदी की पोजीशन ना बनाए. पीएनबी ये स्टॉक अब 6.5% टूट चुका है, तो अब तेज गिरावट पीएनबी में होती हुई दिख रही है. 6% कल और 6% आज. हाँ, तो अब जो डाउनग्रेड्स आ रहे हैं
वो ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगली तिमाही के कमजोर नतीजों की आशंका है वो इस वक्त ऑलरेडी प्राइस में आती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आईओबी देखिए 6% नीचे, यूको 5% नीचे, बीओबी 3% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक। तो अब ये साफ तौर पर जो हो रहा है प्राइवेट बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, जहां जहां एसेट क्वालिटी को लेकर बाजार को चिंता है वहां तेज मार पड़ती हुई दिखे। तो ये संकेत एकदम साफ इस वक्त और नजर रहनी चाहिए कल आने वाले फिर पीएसयू बैंक्स के नंबर्स के ऊपर। एसबीआई दिग्गज कल पेश करेगा अपने नंबर्स, देखिए वो शेयर कमजोर है। बैंक ऑफ इंडिया कल नंबर्स पेश करेगा, वो शेयर कमजोर है। ओबीसी, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जेएनके बैंक, अनिल लंबी लिस्ट है और इन सब ने चूज किया था कि जो नतीजे देंगे वो अंत में देंगे, अर्निंग सीजन के फैग एंड में देंगे। और आप अच्छा, कम से कम 3 हफ्ते तो इतना मूड खराब नहीं रहा। ये हफ्ता पूरा का पूरा पीएसयू बैंक्स के नंबर से भरा हुआ है और कल काफी सारी दिग्गज और बैंक के और छोटे मझौले बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं। अनिल, अब एक बार राय ले लेते हैं इन सारे नंबर्स में जो आने वाले हैं। किरण, उसमें आपको सबसे ज्यादा कमजोर चार्ट किसका लगता है? कोई अप्रोच करना चाहेंगे इस समय? आप किसी शेयर में शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहेंगे नतीजों से पहले? जी, सारे के सारे पीएसयू बैंक वीक ही है, तो इसमें से कौन सा चुने बहुत डिफिकल्ट है। सारे के सारे चुन सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। पर पीएनबी की बात करें तो अभी ट्रेड इनिशिएट करना है तो 85 का स्टॉप लॉस रहेगा और 82 का एक सपोर्ट, 80 का एक सपोर्ट है। वो अगर निकल जाए तो वापस आपको ये स्टॉक और भी नीचे जाता नजर आएगा। तो 77, 78 के टारगेट्स आप देख सकते हो इस स्टॉक में। ओके, ये राय है इस वक्त सरकारी बैंक्स पर। बाजार फिर से 7250 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर और सेंसेक्स 150 अंकों के नुकसान के साथ 120 अंक नीचे 14750 पर इस वक्त बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। महज 400 शेयर मजबूत है और इससे दूने लगभग 800 के आसपास शेयर ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो बुरी तरह से गिरावट का माहौल बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। मंदी की पोजीशन साफ तौर पर बनती हुई नजर आएगी आपको कई सारे स्टॉक्स में। इलाहाबाद बैंक 9% अब टूट चुका है, आईओबी 7.5% नीचे है। काफी दिनों बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि एफएनओ में 10 शेयर जो आज टॉप लूजर्स हैं उसमें से 9 दरअसल बैंक्स हैं, उसमें पीएसयू बैंक्स हैं सारे के सारे। आप देखिए इलाहाबाद, आईओबी, यूको, पीएनबी, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वो 9 स्टॉक्स हैं जो 10 में से नीचे हैं। और लीजिए अब आईडीबीआई बैंक भी इसमें शामिल होने आ गया, 3% की गिरावट यहाँ थोड़ा सा नीचे आया। और आप जाएं तो यूनियन सिंडिकेट भी आने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। ये इस वक्त का रुझान। चलिए हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। सिद्धार्थ और किरण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय हमें देने के लिए। 150 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर 45 अंकों का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। तो हाल जो इतना बुरा है क्यों है, आगे क्या डायरेक्शन रहेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे स्टूडियो में इस वक्त वैभव सांघवी साहब, एमडी हैं वो, एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के। वैभव जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये इसी स्पीड से गिरते रहे रोज तो सारे टारगेट्स लोगों के वो 7200, 7000, 6800 क्या बजट की पहले अचीव हो जाएंगे? जब मैंने जब अपना इंटरेक्शन लास्ट टाइम हुआ था मैंने यही कहा था कि पीएसयू बैंक्स या बैंक सेक्टर एज ए ओवरऑल बेसिस मार्च क्वार्टर तक रुक जाए। वैल्यू दिख रही थी बट ये वैल्यू एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा है। जो अगर आप प्राइस टू बुक देखें तो आपको बहुत चीप लगेगा, पर प्राइस टू एडजस्टेड बुक देखें तो दे आर प्रीटी मच क्लोज टू करंटली द बुक वैल्यूज एक्चुअली। सो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेट ऑल द इवेंट पैन आउट, क्लीन अप करने दो बुक्स को और मार्च क्वार्टर के बाद सलाह रहेगी कि एक बार उनको फिर से देखें बिकॉज काफी हद तक क्लीन आउट हो चुके रहेंगे तब तक। तो प्राइस टू एडजस्टेड बुक देखना चाहिए। अनिल कुछ देर पहले कह रहे थे कि आईओबी जिसके नंबर्स कल आने वाले हैं वो वीक आ सकता है और मैं उसका देख रहा था, बुक वैल्यू 96 रुपीज है और शेयर का भाव 25 रुपए है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो आपको प्राइस टू बुक पे एकदम चीप दिखेंगे बट वो ऑप्टिकल इल्यूजन है, वो इट इज जस्ट एन इल्यूजन। आप एनपीएस को अकाउंट करें, रिस्ट्रक्चर बुक को अकाउंट करें और काफी वो सब अकाउंट करने के बाद जो प्राइस टू एडजस्टेड बुक मिलेगी आपको वो प्रीटी मच क्लोज टू द बुक वैल्यू जैसा रहेगा। सो आई वुड रादर वेट, एक बार सब क्लीन आउट हो जाने दीजिए मार्च तक एंड देन प्रोबेबली विल सी।
बट ग्लोबल सीन भी कोई सहायता देने वाला एट प्रेजेंट तो दिख नहीं रहा है. सो मार्केट सेंटिमेंट इज प्रीटी सबड्यूड. आईओबी 11%, 12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है हेमंत अभी पिछले कुछ मिनटों में, और 10% टूटकर वायदा कारोबार का टॉप लूजर है आईओबी. और पिछले क्वार्टर में मैंने देखा है, जो मैं कल सारे अनुमान और ये सब पुराने आंकड़े देख रहा था, सबसे कमजोर एसेट क्वालिटी अगर किसी बैंक की है तो वो आईओबी. आप देखिए 12,60,000 शेयर सिर्फ और सिर्फ आज में जुड़े हैं. मैं आपको बताता हूं कि इसका एक्सपोजर कहां पर है. अगर आप पुराने नंबर्स देखिए तो आयरन और स्टील में 3% का एक्सपोजर है, और टेक्सटाइल में 9% का एक्सपोजर है. मेटल्स में भी आयरन और स्टील के अलावा देखिए अदर मेटल्स में 9% का एक्सपोजर है. फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को 11% का एक्सपोजर है. इसमें ज्यादातर सेक्टर्स जिसकी हमने बात करी वो दिक्कत में है, और इन पीएसयू बैंकों ने बड़े बड़े लोन्स दे रखे हैं. ये बताइए आगे की राह क्या है अब इन बैंक्स के लिए, और प्राइवेट बैंक्स पर भी आपका क्या व्यू है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह से इस बार सबको डिसअपॉइंट किया और ये भी कह दिया कि अगला क्वार्टर भी ऐसा ही रह सकता है. कल पीएनबी की कमेंट्री भी ऐसी थी, आज फिर देखिए 6% गिर गया है. तो ये बताइए अगले कितने क्वार्टर्स तक ये दिक्कत रह सकती है? ये एटलीस्ट दिक्कत तो नेक्स्ट क्वार्टर तक तो रहेगी ही. सो आप देखेंगे इंटरमीडिएट प्रॉब्लली शॉर्ट कवरिंग होगी या रैली होगी, बट फ्रैंकली उससे एनकरेज नहीं होना चाहिए किसको भी. आई वुड रादर स्टिल वेट फॉर मार्च क्वार्टर, क्लीन अप होने दीजिए, एंड विल प्रॉब्लली सी देन लेटर ऑन. आई वुड से कि एक स्ट्रक्चरल स्टेप है विच इज पॉजिटिव स्टेप. हाँ, ये जो क्लीन अप हो रहा है डेफिनेटली देयर इज अ शॉर्ट टर्म पेन विच इज इन द मार्केट, बट ये एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल पॉजिटिव स्टेप है फॉर क्लीनिंग अप द बुक्स, सो दैट यू नो कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी आप देखते हो इन टर्म्स ऑफ द बुक वैल्यू, एडजस्टेड बुक वैल्यू वुड रिप्रेजेंट अ वेरी ट्रू एंड फेयर पिक्चर, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड. लेकिन अब बैंक्स, सरकारी बैंक की तो हमने बात की है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स को लेकर भी कोई कॉन्फिडेंस है नहीं. अब जब बैंक दोनों ही नहीं चलने वाले तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर निफ्टी 7,000 के नीचे जाना तय है. 7,000 के नीचे सी अगेन 7,000 एक नंबर है, और आई वुड से कि डोमेस्टिक आई हैव नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन द डोमेस्टिक सीन. जो भी मेरे को अभी लग रहा है द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल साइड रादर देन ऑन द डोमेस्टिक साइड. लेकिन जो आज सुबह हम डेटा डिस्कस कर रहे थे, देखिए यह आपकी बात सही है कि घरेलू ऐसे इकोनॉमी को लेकर चिंता नहीं, लेकिन लिक्विडिटी के एंगल से देखिए एफआई बेच समझ में आता है. 174 करोड़ की बिकवाली कल डोमेस्टिक फंड के लिए. अब मार्च में फरवरी में तो इंश्योरेंस कंपनी के पास बड़ा पैसा है, हमारे यहाँ भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर अभी तक तो रिडीम नहीं कर रहे हैं. फिर भी अगर ये लोग नहीं खरीद रहे हैं तो क्या पैसा नहीं है या फिर इन लेवल पर नहीं खरीदना है? टू थिंग्स. वन, कि अगर आप मंथली इनफ्लो देखेंगे, नेट इनफ्लो ऑन डोमेस्टिक फंड्स, आई थिंक जनवरी वाज वन ऑफ द लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ लास्ट 12 to 15 months in terms of the net inflow. Secondly, इंश्योरेंस में जो पैसा आ रहा है, आई थिंक वो इधर यूलिप के उसमें आ रहे हैं. आई मीन इट इज नॉट कमिंग इन टू ट्रेडिशनल पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसीज. सो हमें ये लगता है कि यस, मार्च एंड क्वार्टर तक आप जनरली देखते कि इंश्योरेंस कंपनीज डिप्लॉय करते हैं, और हमने ये भी देखा कि इन लास्ट फर्स्ट 15 days काफी कुछ इंश्योरेंस कंपनी लेड बाय डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी ने डिप्लॉय किया है. सो आप जो प्रोविजनल नंबर्स देखते हैं डोमेस्टिक का, आई थिंक वो एलआईसी का नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं उसमें. सो आप अगर कल का नंबर देखो, नेगेटिव नंबर था. व्हाट वी हियर इज के इन स्पाइट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बाय एलआईसी फिर भी नंबर नेगेटिव रहा है. सो आई थिंक दैट इज अ रेड फ्लैग. ये भी मैंने कहा था कि जो अगर ये इन्फ्लोज कम होते हैं तो मिड कैप इज समथिंग विच यू हैव टू बी कॉन्शियसली बी अवे फ्रॉम. बिल्कुल. और इस समय अगर आप आज बाजार की तस्वीर देखिए अनिल, तो निफ्टी के 50 शेयरों में से केवल 5 ही शेयर हैं जो हरे निशान में है, बाकी 45 लाल निशान में है. और जो हरे निशान में है उसमें आप देखिए आईटी सेक्टर थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करता हुआ, एचसीएल टेक, इन्फोसिस 1 से 1.5% ऊपर है. और यही एक ऐसा सूचकांक है इस समय जो हरे निशान में है. बाकी सारे सेक्टर इंडाइसेस आपको इस समय लाल निशान में दिखेंगे. तो क्या आईटी में इस समय छुपने की जगह है, ये कहना चाहिए, और क्या खरीदना चाहिए इस समय आईटी में? आपको कैसा लगता है ये सेक्टर? टू थिंग्स. वन, ऑन अ सेक्टर बेसिस यस, बट इट इज नॉट एज डूम्सडे सिनेरियो जो करंटली पिक्चर हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इवेंट्स. हाँ, ये कंप्लीटली 3 months to 6 months इज अ डिफिकल्ट पीरियड एंड अ वोलेटाइल पीरियड, नो डाउट अबाउट इट, और इन्वेस्टर्स would get burnt in it. However, in terms of the sectors, what you said, valuations अभी थोड़े
अट्रैक्टिव होने चालू हुए हैं. सो इट इज जस्ट कि थोड़ा पैसेज ऑफ टाइम हो जाने दीजिए. आई थिंक मार्केट्स विल रिटर्न टू नॉर्मलसी, बट तब तक का पेशेंस चाहिए और तब तक आई वुड रादर अवॉइड वेट एंड वॉच अप्रोच होना चाहिए. In terms of the sector, as you mentioned, in terms of IT, definitely currency is helping. Secondly, there is always a flight to safety mode. अगर फ्लाइट टू सेफ्टी मोड करते हैं तो आप देखेंगे कि IT कंज्यूमर्स ये जनरली इज अ प्रेफरेबल बेट इन लेट फ्लाइट टू सेफ्टी मोड. हाँ, फार्मा अभी फ्लाइट टू सेफ्टी मोड में नहीं रहा बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट 483s जो आ रहे हैं, इंपोर्ट अलर्ट्स आ रहे हैं. इसलिए जिसको भी सेफ्टी चाहिए वो IT और कंज्यूमर बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं. सेंसेक्स ने तो 52 वीक्स लो छू दिए और निफ्टी भी कभी भी 52 वीक्स लो नए बनाने के लिए खड़ा हुआ है. 7240 का जो स्तर है वो टूट सकता है. 7243 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ. तो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर, जैसा कि हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहे थे कि आज सेंसेक्स निफ्टी जा सकते हैं, तो खुलते ही तो नहीं गए, लेकिन अब आप देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ ये फिसलते हुए नजर आ रहे हैं. 23,839 का जो पुराना लो था बिल्कुल उसी पर आ चुके हैं, उसके नीचे फिसल चुके हैं. और निफ्टी में 7,241 का लो था और आज 7,242. तो नाम के लिए नया बनाना है लेकिन बन तो चुका है एक तरह से लो. लेकिन कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स जिन्हें हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, वैभव के आंख बंद करके रख लीजिए 2-5 साल, कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली है. इन दो स्टॉक में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दोनों ही ग्लोबल रीजन से काफी हद तक. मारुति, जापान की कमजोरी होती है, मारुति टूटना शुरू हो जाता है. दूसरा टाटा मोटर्स, चीन की दिक्कत है, टाटा मोटर्स टूटना. करेक्ट. अब इन दो शेयरों में क्या ये समझ के पैसा लगाया जाए कि नहीं, हिंदुस्तान की दिक्कतें नहीं है, ग्लोबल दिक्कतें जब भी खत्म होगी, जब भी वापस बाजार ठीक होंगे तो ये काफी तेजी से भागेंगे, या अभी भी काफी रिस्क है ग्लोबल माहौल को देखते हुए इन दो शेयरों में? ग्लोबल माहौल में इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली देयर इज रिस्क, नो डाउट अबाउट इट. हमें नहीं मालूम कि कहां स्टेबलाइज होगा. सेकेंडली, देर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स, इतने सारे वेरिएबल्स है ग्लोबल मार्केट्स में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि किस करवट बैठेगा एट व्हाट पॉइंट इन टाइम. सेकेंडली, हमारा ये थीसिस हमेशा रहा है कि अगर रिकवरी होनी है तो डोमेस्टिक लेड इंडस्ट्रीज विल बी द फर्स्ट वंस टू रिकवर. सो जब भी ग्लोबल स्टेबिलाईज होता है, so my take would be to concentrate on the domestic industries rather than going for global companies. इसके साथ साथ आप देखिए अनिल, बैंक निफ्टी ने तो 52 हफ्ते के नए निचले स्तर खुलते ही लगा दिए थे. उसके बाद सेंसेक्स ने और निफ्टी भी स्पॉट में कभी भी वो स्तर छू सकता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है. लेकिन ये बताइए, अगर इस समय किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी हो, क्योंकि कहते हैं ना गिरावट में बेहतरीन मौका होता है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का, तो 100 रुपए में से कितने रुपए इस समय लगाने चाहिए और कौन सा वो सेक्टर होगा? IT आपने बताया एक, और कौन सा सेक्टर होगा जो आपको पसंद है? सी वी आर ए लॉन्ग शॉर्ट फंड, हम लॉन्ग शॉर्ट फंड है तो हम काफी बिग बोल्ड कैश कॉल्स लेते हैं. तो अगर आप पूछे कि हमारे पोर्टफोलियो में भी कितना % कैश है, हम काफी कैश में चल रहे हैं अभी. सो वी आर क्लोज टू अबाउट 35 to 40, about 35% invested, which is about 65% cash currently. तो आपको लगता है और नीचे आएगा? नहीं, खरीदेंगे? नो, दैट इज नॉट द रीजन. हमारा रीजन ये होता है कि जब एक्सेस वोलेटिलिटी रहती है बोथ ग्लोबल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स में, और देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड, तब एक नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि हम जनरली कैश में चले जाते हैं, बिकॉज आर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज फर्स्ट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन. और बिकॉज हम लिबर्टी वो ले सकते हैं जो लॉन्ग ओनली फंड्स जनरली नहीं ले सकते हैं. सो हम काफी अरसे से कैश पे चल रहे हैं और अच्छे कैश लेवल्स पे अभी भी है. अगर आप मुझे पूछे कि कब जाके डिप्लॉय करेंगे, 3 or 4 थिंग्स अगर समझो ग्लोबली स्टेबलाइज होती है. 1, चाइना, 2, ऑयल प्राइसेस, और 3, कमोडिटी प्राइसेस ऑन अ रिलेटिव बेसिस. यस, देयर वुड बी सम रीजंस कि हम लोग जाके डिप्लॉय करेंगे. आज येलेन की टेस्टिमनी भी है, वो भी आप क्लोजली वॉच करें, बिकॉज वो एक फैक्टर है, विल प्रोबेबली इफेक्ट द मार्केट्स इन नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स. सो काफी वेरिएबल्स है, राह देखिए स्टेबलाइज होने की. समझ रहा हूँ एक्चुअली कि अल्टीमेटली न्यूज फ्लो कैसा रहेगा उस पर बाजार रिएक्ट करेंगे. आपका पॉइंट एकदम क्लियर है. एक सेक्टर जो बड़ी तकलीफ देने वाला है, जहां हम समझ रहे थे कि फंडामेंटल्स काफी अच्छे हो रहे हैं, जब तक लोगों ने रिकमेंड करना शुरू किया टॉप बन गया, और ये है एविएशन का. क्रूड की कमजोरी को देखकर और नतीजों को देखकर जब से रिकमेंडेशन हुई, अब ये सारे स्टॉक अपने टॉप से
जेट एयरवेज 20-25% नीचे ट्रेड कर रहा है, स्पाइस जेट 20-25% नीचे ट्रेड कर रहा है, इंटरग्लोब तो छोड़ ही दीजिए जो गिरा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? सी ये सेक्टर्स लास्ट टाइम भी अपनी 2 बार पहले बात हुई थी, मैंने ये बताया था कि ये ट्रेडिंग बेट है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट बेट है तो आई वुड नॉट रिकमेंड। अभी भी नहीं? नो, इन्वेस्टमेंट इज नॉट समथिंग विच वी वुड रिकमेंड इन सच अ cyclical इंडस्ट्री। यस, दे आर बिग बेनिफिशियरीज ऑफ क्रूड प्राइजेस एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, बट द वे दे अकाउंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज समथिंग जो हमको ये सेक्टर से थोड़ा अलग रखता है। अगर आप कहें कि अर्निंग गवर्नेंस, या इंटरेस्टिंग वर्ड आपने बोला है। एविएशन सेक्टर दैट इज आवर व्यू। ठीक है, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। ओके, so that is why we stay away from those sectors. Trading, you can always rent them, need not own them. ठीक बात, बिल्कुल। चलिए, इस समय काफी कमजोर विकेट पर भारतीय बाजार है और एक बार फिर से देख लेते हैं निफ्टी की स्थिति क्या है। निफ्टी की स्थिति और कमजोर होती हुई इस समय दिख रही है। अब केवल 4 ही शेयर हैं जो हरे निशान में है, इन्फोसिस, एचसीएल, मारुति और पावर ग्रिड। इनको छोड़ दीजिए तो सब तरफ गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में जिस तरह से फॉल आया, अब आप देखिए केन इंडिया इस समय 3% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों या फिर भेल ओएनजीसी जैसे गेल देखिए प्रेशर में है आज साफ तौर पर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो ऐसा स्टॉक है जो हरे निशान में आज टिका हुआ है। एफएनओ में कल हमने देखा था रिलायंस कम्युनिकेशन में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी कमजोर बाजार में। तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आपसे राय लेना चाहूंगा एफएमसीजी पैक पर। आपको इस बार जो नंबर्स आए वो कैसे लगे? ब्रिटानिया के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए, वो नंबर्स काफी अच्छे हैं, उस शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी पैक में क्या खरीदारी करनी चाहिए, ये मानते हुए कि 2 कंसेक्यूटिव मानसून तो कमजोर रहे हैं, कि ये मानसून अच्छा रहेगा? क्या आप इस थ्योरी को बाय करते हैं? Yes, to an extent, yes. Because 2 things. One, the नतीजे as per expectations थे. However, one joker in the pack is basically कि there is huge rising competition from Patanjali. Yeah. Okay, so वो कैसे इन पूरे सेक्टर को बीट करेगा वो देखना पड़ेगा। आपका क्या मानना है, क्या बीट कर सकता है? क्योंकि ये वो एक डिबेट है जो काफी इस समय चल रही है सब लोगों के माइंड्स में, और कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके ऊपर लंबी लंबी रिपोर्ट्स भी लिखी है। आपका क्या मानना है कि ये बीट कर सकता है और एमएनसी इसको पीछे छोड़ सकता है? सी, हमारा व्यू ये है कि गोइंग फॉरवर्ड कोई भी इंडस्ट्री में जो प्लेयर डिसरप्शन करेगा इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल विल बी द विनर। Currently what we are seeing is Patanjali is a disruptor, no doubt about it. So I think वो थोड़ा इफेक्ट तो करेगा। Secondly, important to note is कि ये बजट में हमें लगता है कि काफी फोकस रहेगा रूरल साइड। लास्ट 2 years it has not been doing good, मॉनसून भी अच्छे नहीं है, तो हमें लगता है कि एक्स्ट्रा फोकस आएगा रूरल साइड, और विच माइट हेल्प द कंज्यूमर साइड इन द शॉर्टर टर्म। हैविंग सेड दैट, पतंजलि इज अ नेक्स्ट फैक्टर जो हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार इस नए निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं 52 हफ्तों के, लेकिन फोकस करेंगे बजट पर, और बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली जो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, हर कोई उनसे कुछ न कुछ चाहता जरूर है। इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, ये जानते हैं हम आज हमारी इस खास सीरीज में। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं काइनेटिक ग्रुप के चेयरमैन अरुण फिरोजिया साहब। फिरोजिया साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नया निवेश नहीं आ रहा है इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, ग्रोथ को लेकर चिंताएं, आप क्या देखना चाहते हैं इस बजट में जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से निवेश में नया निवेश करने की इच्छा जागे और साथ ही जिससे कि ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आ सके? गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप के लिए अच्छा रवैया अपनाया है, वो रवैया जो बिजनेस चालू है उनके लिए भी अपनाए तो बहुत बेहतर रहेगा। आज जो बिजनेस चालू है उनको टैक्स प्रणाली में काफी शिकायतें हैं, इंस्पेक्टर राज में काफी शिकायतें हैं, वो सब दूर करेंगे तो आज के बिजनेस उभर जाएंगे और फिर देश की प्रगति होगी। जो स्टार्टअप के लिए आप करना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी करें, ये हमारी खास ख्वाहिश है। दूसरा, जी बताइए। दूसरा, टैक्स में जो अलग अलग तरह के टैक्स है, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एनए टैक्स, वैट, एक्साइज, ये सब निकालकर जीएसटी आए। जीएसटी में भी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, लोकल जीएसटी एक ही बिल में आ जाए
तो आज जो हमारा टाइम जाता है टैक्स की अलग अलग डिमांड और वो मीट करने में, वो टाइम बहुत बचेगा और बहुत फायदा होगा। तीसरा मेरा कहना है कि आज जो चीन से इंपोर्ट हो रहा है, खिलौने भी इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग खिलौने नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री को भी इंस्पेक्टर राज का सामना करना पड़ रहा है। तो जो इंडस्ट्री में 100 से कम वर्कर्स है उनको इंस्पेक्टर राज से और फैक्ट्री एक्ट से रिहा कर दिया जाए तो वो छोटी छोटी चीजें वर्ल्ड स्केल पे, अच्छे स्केल पे करेंगी। और जो चीन से इंपोर्ट हो रहा है हर चीज का, तिरंगी झंडा भी आज इंपोर्ट हो रहा है चीन से, वो सब बंद हो जाएगा और हमारे लोग अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 100 कामगार जिसमें काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको फैक्ट्री एक्ट से रिहा कर देना बहुत जरूरी हो रहा है। बिल्कुल फिरोजा साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है। ये तो बात हुई लेकिन पूरी इंडस्ट्री की, लेकिन आपके सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में गाड़ियों को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई कि पॉल्यूशन काफी लेवल बढ़ता जा रहा है और आपकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इस समय एंटर करा है। ये बताइए किस तरह की ग्रोथ आप इस सेगमेंट में देखते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं इस बार बजट में क्या हो? इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ऐसा एक सेगमेंट है जहां पे स्पेशली 2 व्हीलर 3 व्हीलर में इंडिया दुनिया का मुकाबला ही नहीं अग्रेसर हो सकता है, क्योंकि दुनिया में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर का ज्यादा बोलबाला नहीं है। तो यहां हम लीडरशिप पोजीशन ले सकते हैं। पोल्यूशन का तो हमारा प्रॉब्लम है ही, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर या 2 व्हीलर में हमको क्या चाहिए? एक तो आज हिंदुस्तान में सब दूर पार्किंग जो है वो फ्री है, तो लोग अपने कारें लेके सब दूर जाते हैं, उसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन पार्किंग अगर चार्जेबल कर दें तो लोग फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे। इसका उसका फायदा उठा के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को पार्किंग फ्री कर दे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आरटीओ टैक्स से छुट्टी मिले या वैट से छुट्टी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को परमिट से छुट्टी मिले कि उसको फ्री परमिट दिया जाए, तो लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएगा। कम से कम 5 साल के लिए ये कर दे तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, फ्यूल सेविंग बहुत है। तो फिर लोग अपने आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ेंगे। तो कम से कम 5 साल के लिए दिल खोल के इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंसेशन दिए जाए, ऐसा हमारा कहना है। सरकार ने मेक इन इंडिया में काफी फोकस किया है, लेकिन जिस तरह से ऑटो और ऑटो एंसिलरी को इसका एक हब जो हिंदुस्तान को बनाना चाहती है सरकार की, पूरे विश्व भर में यहां से एक्सपोर्ट हो, इसके लिए फिरोजा साहब बताएं, चूंकि आपकी इंडस्ट्री है, किस तरह की रियायतें या बजट में किस तरह के प्रावधान करने की जरूरत है जिससे कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री दुनिया भर में हमारे यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए हब बन सके? अब ऑटो एंसिलरी के लिए हर ऑटो एंसिलरी कोई वर्ल्ड स्केल पे नहीं है, बहुत सारे ऑटो एंसिलरी मीडियम स्केल पे है। तो उनके लिए पूना में हमने एक ऑटो क्लस्टर नाम की एक योजना बनाई है, जहां वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो टेस्ट इक्विपमेंट, वो सॉफ्टवेयर, वो मशीनरी वहां पे मौजूद है, जिसका फायदा पूना के सारे लोग उठा सकते हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल प्रयोग रहा है। ये ऐसा ही ऑटो क्लस्टर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हर सिटी में हो जाए तो वहां के ऑटो एंसिलरी उसका फायदा उठा सकते हैं और अपना काम वर्ल्ड स्केल पे लेके जा सकती है। दूसरा, ऑटो एंसिलरी में भी जो इंस्पेक्टर राज है वो चेंज करके अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया जाए तो लोगों को अपने काम पे ध्यान देने को टाइम मिलेगा। आज हो रहा है कि मालिक और जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं उनका सारा ध्यान टैक्स और इंस्पेक्शन इनकी मुठभेड़ में जाता है, तो वो थोड़ा वहां से राहत मिले तो अच्छा रहेगा। बाकी ऑटो एंसिलरी अब उभर रही है, दुनिया का मुकाबला करने को सक्षम हो रही है और उसको क्वालिटी लेवल भी उसके ऊपर भी जा रही है। तो मुझे ऑटो एंसिलरी में काफी स्कोप लग रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट उसको चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फ्रॉम लीगल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। सर,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपने बात करी, हमने देखा था दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में डीजल कारों के लिए कड़े नियम बनाए गए थे, आपको क्या लगता है केंद्र के लेवल पर इस तरह की विचार हो रहा है और होना चाहिए क्या डीजल कारों को के कम से कम उपयोग का या फिर किसी तरह के टैक्स आने का? क्या आपको भी डर लगता है कि इस तरह के कुछ कदम उठाए जाएंगे इस बार बजट में? हमारा ऐसा कहना है कि 15 साल पुरानी जो डीजल कारें हैं उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि आजकल की डीजल कारें या डीजल ट्रक्स जो है वो पोल्यूशन के हिसाब से काफी अच्छी है। तो अगर हम कहेंगे कि 15 साल से पुरानी डीजल कारें या डीजल ट्रक्स दिल्ली में नहीं आएंगी तो काफी फर्क पड़ेगा वो, और हर साल वो 15 का 10 करिए, 10 का 5 करिए, तो फिर मॉडर्न डीजल व्हीकल्स आएंगी तो उसमें काफी राहत मिलेगी पोल्यूशन के लिए। ऐसा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। फिरोजिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट के प्रोविजंस पर, बजट की उम्मीदों पर अपनी राय हमारे साथ देने के लिए। इस बीच बाजार पर रखिए नजर, 225 अंक नीचे है, सेंसेक्स 1% का नुकसान, 1.25% नीचे मिड कैप, लेकिन बैंक निफ्टी पर गिरावट काफी तेज गहराती हुई दिख रही है। अब 1.5% से ज्यादा फिसल चुका है बैंक निफ्टी, 250 अंकों की बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, मई 2014 जब इलेक्शन के नतीजे आए थे, चुनाव के नतीजे, उस वक्त के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सेंसेक्स और निफ्टी नए 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर यहां पर पहुंच चुके हैं। तो काफी तेज गिरावट होती हुई दिख रही है और पूरी की पूरी ये गिरावट लीड होती दिख रही है बैंकिंग शेयरों की तरफ से। चलिए, तो लगातार तीसरा दिन कमजोरी भरा, बड़ा सवाल है कि 7,200 का लेवल होल्ड हो पाएगा या वहां पर भी खतरा है। इसका जवाब तो आगे मिलेगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बन रही है CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। नमस्कार।